अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से मिलिट्री कोर्ट्स के केस की समाअत हुई। बड़ी अहम समाअत थी। आज अटॉर्नी जनरल ने दो बातों की अदालत को जवाब देना था कि एक, क्या वो राइट ऑफ अपील देंगे जो मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियन ट्रायल होंगे, और दूसरा उन्होंने ये बताना था आज मोअज़्ज़ज़ अदालत को कि क्या वो जो फैसला मिलिट्री कोर्ट देगी किसी भी एक्यूज के ऊपर, वो उसकी रीजनिंग भी देगी कि नहीं। एक तो ये थी, और दूसरा आज जो बड़े अहम और बड़े जिसे कहते हैं ना जोशीले किस्म के रिमार्क्स मोअज़्ज़ज़ जस्टिस उमर ताब बंदियाल साहब ने दिए, वो भी बहुत अहम थे। कि जब लतीफ़ खोसा साहब जो मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ पिटिशनर हैं, एतराज़ असद साहब के वकील हैं, उन्होंने आज कमरा अदालत में जब बात हो रही थी मुल्ज़मान को जो फ़ौज की हिरासत में हैं, उनको सहूलियात की बात हो रही थी, तो उनसे पूछा जा रहा था अटॉर्नी जनरल से कि उनको क्या सहूलियात दी गई हैं, क्या वो 4x4 के सेल के अंदर तो नहीं है, और क्या वो दीगर जो फ़ौज के हिरासत में जो संगीन जराइम में मुलव्वस मुजरिमान हैं उनके साथ तो नहीं है। तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, उनको संगीन जराइम के मुलव्वस मुल्ज़मान के साथ नहीं रखा गया, और ना ही 4x4 सेल के सेल में किसी में रखा गया है। उनको तमाम जो बुनियादी इंसानी सहूलियात वो डिज़र्व करते हैं वो उनको दी जा रही हैं। इस पर जो लतीफ़ खोसा साहब थे, उन्होंने बीच में इंटरजेक्ट किया और उन्होंने कहा कि देखिए, ये तो ऐसे ही कहते रह लेंगे, लेकिन मुल्क में ज़िया का दौर चल रहा है। यानी कि उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दौर को जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर से कंपेयर करने की बात कही। तो एकदम चीफ जस्टिस उमर ताब बंदियाल साहब ने कहा कि बिल्कुल मुल्क में ज़िया का दौर नहीं है, ऐसा मत कीजिए, मुआवजा नहीं बनता, और मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ। अगर मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल होगी तो हम फौरी मुदाखलत करेंगे और ऐसा नहीं होने देंगे। तो और दूसरी चीज़ जो आज बात थी, अटॉर्नी जनरल ने एक तो अदालत को अश्योर किया कि हम जो ये फैसले होंगे इन 102 लोगों के, वो रीजनिंग के साथ देंगे। तो एक बात हुकूमत ने मान ली, जबकि दूसरी बात जो थी राइट ऑफ अपील की, उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है। इससे ये है कि अगर हम इनको दे देंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि जो भारत और दीगर के जो जासूस और दीगर लोग हमारी हिरासत में हैं, उनको भी इसका वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हमें बड़ा केयरफुली इस मामले को देखना है। तो इसके लिए अदालत को मज़ीद वक्त दरकार, अदालत हमें मज़ीद वक्त दे। जिस पर चीफ जस्टिस उमर ताब बंदियाल साहब ने कहा कि इसका मतलब है आप कोई कानून साजी करना चाह रहे हैं और उसके लिए आपको वक्त दरकार थी। तो अटॉर्नी जनरल ने एग्री किया, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि लेकिन जो हुकूमत की मुद्दत है वो तो 12 अगस्त तक ख़त्म हो रही है, तो इसके बाद क्या लेजिस्लेशन नई हुकूमत आके करेगी जो जब कभी इलेक्शन होंगे और वजूद में आएगी। जिस पर जो वकील थे जस्टिस जवाद ख्वाजा के अहमद हुसैन एडवोकेट साहब, उन्होंने एक दफ़ा फिर मोअज़्ज़ज़ जस्टिस उमर ताब बंदियाल साहब से दरख्वास्त की कि आप बराए मेहरबानी फ़ैसले में दें कि जब तक ये अदालत फ़ैसला नहीं कर लेती सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का, तब तक किसी सिविलियन का वहाँ पर ट्रायल नहीं होगा। जिस पर चीफ जस्टिस उमर ताब बंदियाल साहब ने कहा कि आप ये बात हम पर छोड़ दें, किसी सिविलियन का वहाँ पे अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ, वो अभी तक सिर्फ ज़ेर हिरासत है और मामला अभी तक तहकीकात के उस पर है। और इस दौरान जो एतराज़ हसन साहब थे, उन्होंने भी खड़े होकर कहा कि चीफ जस्टिस उमर ताब बंदियाल साहब, ये हुकूमत इस 6 रुकनी बेंच के फ़ैसले से खौफज़दा है और नहीं चाहती कि 6 रुकनी बेंच इस मामले को विंडिकेट करे कि सिविलियन का ट्रायल नहीं होना चाहिए मिलिट्री कोर्ट में, और उसके लिए ये डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हमें वक्त दें सोच विचार के लिए, हमने कानून साजी करनी है, क्या करनी है। तो आप बराए मेहरबानी जल्द से जल्द इस केस का फ़ैसला करें। ये तमाम आज समाअत के दौरान हुआ। हमारे साथ बाखबर सहाफ़ी हसन अयूब मौजूद हैं। हसन, क्या आपकी नज़र में आज की क्या ऑब्जर्वेशन थी, क्या आपने जो आपको क्या लगा कि किस तरफ जा रहा है, और कौन सी अहम चीज़ें आपने नोट की? सबसे अहम बात तो मेरे नज़दीक किसी भी 9 और 10 मई के वाक़यात के जो 102 मुल्ज़मान उनमें से किसी को फांसी की सज़ा नहीं होगी, ना ही उम्र कैद होगी। गो के प्रेमा फेशाई का वर्ड यूज़ किया उन्होंने, लेकिन इवन दैन कि वो बड़ा क्लैरिटी नज़र आ गई है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सेक्शन 3A है, 3A पार्ट 1 आई बिलीव, कि उसके तहत जो है ना किसी को जो है वो इन्वोक नहीं किया जाएगा। एक चीज़ तो ये है। दूसरी बात ये कि उन्होंने डिटेल रीजनिंग देने के हवाले से एग्री कर लिया है, जो अदालत की तरफ से ही ये कहा गया था, और वो बात मान ली गई है। अब तीसरी बात जो अटॉर्नी जनरल ने कही, जो कि आप मिस कर गए हैं, वो उन्होंने कहा कि जी जो भी एक्यूज़ है वो अपनी चॉइस का
प्राइवेट जो वकील है, डिफेंस लॉयर हायर करने का, इंगेज करने का मजाज होगा। फिर तीसरा जो ट्रायल है, वो ट्रायल को उन्होंने कह दिया है जी फैमिली और जो पैनल ऑफ लॉयर्स हैं वो भी उसमें जो होंगे, वो कुछ जो बेसिकली इन कैमरा नहीं होगा, वहाँ पर लोग मौजूद होंगे, उनकी फैमिली मौजूद होगी। तो ये तो फंडामेंटल राइट्स की बात थी, जो कि सारे तकरीबन फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो उन्होंने एग्री कर लिए हैं गवर्नमेंट ने या इस्टेब्लिशमेंट ने। अब जो मामला है जिसमें अभी यानी इस पर क्लैरिटी नहीं आ सकी, वो ये है कि राइट ऑफ अपील देना। लेकिन मैं तो कहूँगा कि राइट ऑफ अपील भी दे दें, उसमें हिच कोई नहीं है, क्योंकि वैसे भी आपको पता है कि मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ अपील्स जो हैं वो हाई कोर्ट में आ जाती हैं। जस्टिस वकार शेठ का फैसला आप देख लें, वो हाई कोर्ट में थे और फिर उन्होंने डिसीजन दे दिया ना। जब हाई कोर्ट किसी मैटर को टेकअप कर लेती है या सुप्रीम कोर्ट टेकअप कर लेती है, फिर वो कहते हैं ना शेर जंगल का बादशाह है, फिर जो मर्ज़ी करे। तो फिर वो जो मर्ज़ी करते हैं, वो फिर कोई भी ऑर्डर दे देते हैं और फिर ऑर्डर इंप्लीमेंट करना पड़ जाता है। तो वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए राइट ऑफ अपील हो ना हो, हाई कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन जो है वो स्ट्रेच भी कर लेती है और वो मामले को टेकअप भी कर लेती है, एक्सरसाइज कर लेती है, और वो भी चीज़ें वो करनी पड़ती हैं। यानी आपने देखा ना कि नैप कोर्ट के अंदर जिस तरह वो अमेंडमेंट का केस था, तो जितने ट्रायल्स थे उनका तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट को कौन रोक सकता है? हालांकि जो प्रेयर थी, वो प्रेयर तो वो नहीं होती, लेकिन वो 184 जब उसको स्ट्रेच करते हैं 187 के साथ, तो फिर लामहदूद हो जाते हैं इख्तियारात। तो इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अभी जो बात गवर्नमेंट कर रही है, इट मेक सेंस, क्योंकि जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं या जो कि स्पाइज़ हैं, जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, पाकिस्तान दुश्मन हैं, अब कोई हेस्ट के अंदर या इन 102 लोगों की वजह से हम उनको रिलीफ ना दे दें, जो हमने नहीं देना बनता। तो अच्छा है, यानी सोच रहे हैं, सोच कर जवाब देंगे। लेकिन एक चीज़ जो मुझे नज़र आई, आज चीफ जस्टिस साहब ने भी एंड में सबको कहा कि रिलैक्स रहें, रिलैक्स रहें, रिलैक्स रहें। तो वो बड़ा एक मेरे लिए जो है ना वो इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि जो पटिशनर्स थे, पटिशनर्स जो है वो अपना जो है वो कहते हैं गम बयान कर रहे थे, और चीफ जस्टिस कह रहे थे कि रिलैक्स रहें, रिलैक्स रहें, रिलैक्स रहें। हाँ। आपकी मुलाकातें हो चुकी हैं। हाँ। और बात मानी जा रही है। देखिए, अदालत भी एक बात बड़ी क्लियर है कि वो अपील्स अलाउ नहीं करने जा रही जिसमें कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल ना हो। ये तो अब होना है, ट्रायल तो होना है। दे नो कि हमने अगर ऑर्डर दे भी दिया तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होना, तो लिहाजा वो भी मोहतात हैं, ऐसा ऑर्डर पास नहीं कर रहे जिसके बाद जिसका जो है वो नतीजा वही बरामद करे जो 14 मई को इंतखाबात वाले फैसले का हुआ था। तो इसलिए थोड़ा सा वो भी अपने एहतियात से काम के ले रहे हैं, दानिशमंदी का सबूत दे रहे हैं। मेरा तो ये ख्याल है। मतलब आप अगर हसन मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो आप कह रहे हैं कि अदालत आइन और कानून से ज़्यादा हिकमत से काम ले रही है कि कुछ ऐसा ना वो फैसला दे दें कि जिस पर इम्प्लीमेंट ही ना हो तो एक एम्बैरसमेंट की सिचुएशन हो, लाइक 14 में। नहीं, वैसे तो आर्मी एक्ट कब का मौजूद है यार? आर्मी एक्ट तो मौजूद है ना, वो तो कानून तो मौजूद है, कानून के तहत ही उनका ट्रायल हो रहा है। जो मावरा कानून ट्रायल नहीं है, वो तो फिर कहते हैं कि उसमें सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करे, पिटिशनर्स कहते हैं, और ये जो ट्रायल है इसको रोका जाए। नहीं, लेकिन वो कानून तो मौजूद है। हाँ, लेकिन वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी मौजूद है ना, उसमें ऐसी चीज़ तो नहीं है। या तो पिछला इमरान खान साहब का दौर था, उसमें 25 लोगों को सजाएं हुई थी ना, इसी एक्ट के तहत हुई थी, इसी कानून के तहत हुई थी। हाँ। वो कोई उस टाइम किधर थे ये लोग? हाँ, ये इनमें से एक भी पिटिशनर नहीं बन के आया, ना लतीफ़ खोसा साहब आए, ना एतजाज़ हसन साहब आए, ना इमरान खान साहब जिनकी हुकूमत थी वो खुशी खुशी उनके ट्रायल करवाते रहे। ठीक है, उस वक्त कोई नहीं आया। अभी सबको आंख खुली, उन्होंने कहा कि हो ये तो 9 मई वालों का ट्रायल होने लगा है। अच्छा, लेकिन हसन लाइक एक चीज़ जो उस वक्त जस्टिस आयशा मलिक भी जो मौजूद हैं वो भी यही कह रही थी, और जस्टिस सुमृता बंदयाल साहब ने भी ये लाइन दी कि जब पहले जो 2015 में चीफ जस्टिस सुमृता बंदयाल साहब ने कहा कि आइन को साइड पर रखकर मिलिट्री कोर्ट्स को इजाज़त दी गई ट्रायल का करने की, यानी कि उनका मकसद था कि बुनियादी हकूक़ को वक्ती तौर पर मुअत्तल करके कुछ सिविलियंस को ट्रायल करने की इजाज़त दी गई। तो उन्होंने कहा लेकिन अब आपको समझना होगा कि वो 2 साल के लिए ये मुद्दत तय की गई, ठीक है, टाइम स्पेसिफिक थी। तो इसका मतलब है कि उस वक्त के कानून साजों के जहन में था कि हमेशा फ़ौज को इजाज़त नहीं देनी सिविलियंस का ट्रायल करने की। तो इसीलिए अब जबकि कोई कानूनी अमेंडमेंट नहीं है, कहीं शेड्यूल में मौजूद नहीं है इस वक्त ये, तो इसलिए हम तो समझते हैं कि ये मिलिट्री कोर्ट्स का ये जो एक्ट है ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौज के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए है। तो ये इस आर्गूमेंट पे आप क्या समझते हैं कि ये उससे वो नहीं? फिर अटॉर्नी जनरल शुरू में तो थोड़े से फंसे थे इस सवाल के ऊपर, लेकिन बाद में फिर उन्होंने जवाब दे दिया था अच्छे तरीके से कि उन्होंने कहा था कि जो आर्म फोर्सेस की जो पर्सनल्स हैं उनको अपनी ड्यूटी फुलफ़िल करने में कोई हर्डल कोई चीज़ लेकर आती है, या कोई बाय डिज़ाइन एक प्लानिंग के ज़रिए कोई एक
साजिश के ज़रिए या एक तरीके से, यानी जैसे जहाँ हम कहते हैं ना कि प्लानर हैं 9 और 10 मई वाले, तो उनका करें तो फिर वो उस ज़ुमरे में आएंगे। तो ये बात उन्होंने फिर अदालत को बताई और फिर उसमें कुछ चीज़ों का उन्होंने हवाला भी दिया, जिसके ऊपर जो है वो पहले काफ़ी ज़्यादा जो है वो वक्त ज़ाया हुआ इस मामले पर जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ और जस्टिस आयशा मलिक के साथ। और जस्टिस आयशा मलिक को जब वो प्रोसीजर बता रही थी तो वो फिर आगे वाला क्वेश्चन कर देते थे, तो वो कहता था पहले मुझे ये चीज़ इस्टेब्लिश करने दें फिर मैं उस पर आऊँगा। फिर आज वो सारी क्वेरीज जो उनकी हैं वो नोट कर ली हैं, तो नेक्स्ट हियरिंग जब भी है, नेक्स्ट हियरिंग पर वो जवाब भी देंगे इसका यकीनी तौर के ऊपर। लेकिन एक चीज़ है कि शुरू में मैं समझ रहा था कि आज अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है वो फंस चुके हैं, उनका केस जो है अब वो ख़राब हो गया है। लेकिन फिर उन्होंने ना सिर्फ अपने केस को बड़े अच्छे तरीके से आर्ग्यू भी किया, कम बैक किया और बड़े अच्छे तरीके से कम बैक बड़ा स्ट्रॉन्गरली किया, बड़ा मजबूती के साथ किया। और उसके बाद उनका चीज़ों में फिर मैंने देखा कि मुनीब अख्तर साहब भी और जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब भी जो है उनकी बातों से जो है वो किसी हद तक मुतफ़िक जो है वो दिखाई दे रहे थे। तो बात ये है कि ये एक्सपेक्टेशन तो ये थी ना कि जो 3 क्वेश्चंस हैं उन तीनों क्वेश्चंस के सवाल का जवाब देंगे और जवाब के बाद जो है वो आगे केस चलेगा नहीं चलेगा। तो उन्होंने पहले अपना केस बिल्ड कर दिया जी। तो वो पहले मैं तो समझ रहा था कि शायद गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर बाद में एहसास हुआ कि ही डिड इट राइट। और एंड में जो अदालत के सवालात थे उनका जवाब भी उन्होंने दिया ना, अब सारी चीज़ें उन्होंने मान ली हैं। अब देखना ये है कि नेक्स्ट हियरिंग कब है इसकी। हाँ, मेरे लिए तो इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि नेक्स्ट हियरिंग कब है, क्योंकि ये गवर्नमेंट तो ज़ाहिर बात है 8 को चली जाएगी। वो ये चीख तो ठीक रहे थे जो पटिशनर थे कि 8 को तो हुकूमत जा रही है, तो उसके बाद लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस तो ले रहे हैं जहाँ से ले रहे हैं, तो उनकी यकीन दहानी भी आ रही है। तो मेरे ख्याल से कोई इतना ज़्यादा वरी की बात नहीं है। अदालत को भी समझना चाहिए कि जो बात करते हैं वो पक्की बात करते हैं, वो हवाई फायर कम होते हैं। अच्छा, मतलब हसन ये समझाना चाह रहे हैं कि ये यकीन दहानियाँ जो अदालत को करवाई जा रही हैं ये हुकूमत की तरफ से नहीं करवाई जा रही, ये फ़ौज की तरफ से करवाई जा रही हैं। हुकूमत ने तो 8 अगस्त को चले जाना है, फ़ौज ने तो रहना है। तो अगर फ़ौज कह रही है तो फिर इसका मतलब है ये वर्ड जो वो दे रहे हैं अदालत को वो आगे भी चलेगा। अच्छा हसन, अगर आपने बात की हुकूमत 8 को जा रही है, ठीक है, ये जो बातें चल रही हैं, तरदीदें चल रही हैं कि नहीं 8 को तो नहीं जा रहे, ये वो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने ये वैसे ही वो वक्ती तौर पे कवर कर रहे हैं। अभी देखें ना 25 को इजलास होना है ना CCI का, तो पहले तो एहसन इकबाल साहब ने भी TV पर आकर स्टेटमेंट दी कि जी उसके लिए आईनी तरमीम रिक्वायर्ड है, आपको जो है ना अगर कौमी असम्बली की नशिस्तें बढ़ानी है या आपने हल्का बंदियाँ तब्दील करनी है, क्योंकि कौमी असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने के लिए आपको बिल्कुल आईनी तरमीम दरकार है, लेकिन नई हल्का बंदियों के लिए आपको आईनी तरमीम दरकार नहीं है। तो जो फ़ारूक सत्तार या MQM का मौक़िफ़ है कानून के एतबार से अगर देखा जाए तो उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है। और प्राइम मिनिस्टर के साथ भी मीटिंग में उन्होंने एग्री किया, उन्होंने कहा जी अभी हमने कोई फ़ैसला नहीं किया और असम्बली यकीनी तौर पर जो है वो वक्त से पहले जो है वो तहलील होगी, तभी 3 महीने का वक्त मिलेगा, 90 रोज़ का टाइम मिलेगा। और फिर उसके बाद जो 1-2 महीने मज़ीद लगेंगे जिसमें टोटल 4 महीने रिक्वायर होते हैं, क्योंकि अपील्स भी होती हैं बंदियों के ख़िलाफ़। तो वो प्रोसीजर 4-5 माह में कम्प्लीट होगा। तो इंतखाबात तो फरवरी बहुत भी अगर तेज़ करें ना यार, मैं कहता हूँ मतलब कहते हैं दिन रात काम करे इलेक्शन कमीशन, तो जनवरी एंड में, फरवरी शुरू में, और अगर लेट करें तो मार्च तक। तो और जल्दी से जल्दी इंतखाबात की कोशिश जो है ना दिसंबर में भी होते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे। मैं उस दिन दिसंबर कह रहा था आपको, लेकिन इस साल तो इलेक्शन नहीं होंगे। अच्छा, तो आइंदा बरस है, लेकिन इलेक्शन असम्बली अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी। असम्बली पहले तहलील होगी, 8 को नहीं करते तो 9 को कर देंगे। 48 घंटे पहले तहलील करनी है, अगर प्रेसिडेंट साइन नहीं करेंगे तो 48 आवर्स के बाद वो ऑटोमेटिकली तहलील तस्वर होगी, जैसे गवर्नर्स की पंजाब के और KP में हुआ है। तो KP वाले ने तो मंजूर कर ली थी ना, तो पंजाब वाले ने मंजूर नहीं की, तो वो ऑटोमेटिकली बिल्कुल रहमान साहब ने जब नहीं किया तो CM पंजाब परवेज़ इलाही ने जो सिफारिश की थी फिर वो ऑटोमेटिकली असम्बली तहलील तस्वर हुई। तो इसी तरीके से कौमी असम्बली का भी होगा कि प्रेसिडेंट नहीं भी करेंगे तो 48 आवर्स में वो हो जाएगा, काम हो जाएगा। अच्छा हसन, लेकिन एक चीज़ आपने कही कि इस साल इलेक्शन आप नहीं देख रहे, आपने कहा 25 जुलाई को अभी इलेक्शन हो इजलास होगा CCI का, काउंसिल फॉर कॉमन इंटरेस्ट का। क्या उसके अंदर ये नई मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन कर देंगे, क्योंकि राना सरावला साहब ने कहा था कि हम नोटिफिकेशन करेंगे ही नहीं। देखिए बात ये है कि अगर नोटिफिकेशन नहीं करना तो CCI का इजलास क्यों बुलाया है? ओके, क्या ज़रूरत है? ठीक है, मुझे तो कोई और रीज़न नज़र नहीं आ रही इसके अलावा। तो काम करना है तभी वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुला लिया ना। दूसरा, आपने प्रोमिसेस किए हुए MQM के साथ, आप किस तरीके से आज जो है, वैसे भी उन्होंने अपना, देखिए प्राइम मिनिस्टर ने जो उनके साथ मुलाकात हुई थी उसमें कहा था कि जी बिल्कुल उन्होंने जो सियासी बोझ है मुस्लिम लीग नून के साथ, इस मखलूत हुकूमत के साथ उठाया है अपने हिस्से का। तो MQM को आज हम जो है वो छोड़ नहीं सकते, उनके जो मुतालबात है वो मानने हैं।
भाई मानने वाली बात है, कराची की आबादी बड़ी है और कराची की नशिस्तें कम की गई हैं। अब उसमें होता पता क्या है, इसमें जो नई हल्का बंदियाँ होंगी आईनी तरमीम के बगैर, उसमें यह है कि सिंध की नशिस्तें तो बराबर रहेंगी, लेकिन सिंध में जो शहरी आबादी है उसकी नशिस्तें बढ़ सकती हैं और दही सिंध की नशिस्तें कम हो सकती हैं। अच्छा, और ये प्रॉब्लम जो है ना पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान है, इसमें मुस्लिम लीग नून को या किसी और जमात को क्या एतराज़ होगा? अच्छा हसन, एक चीज़ और बताइएगा, क्या इंटरिम प्राइम मिनिस्टर मिल गया है या अभी दूल्हे की तलाश जारी है? तलाश जारी है, अभी नहीं है। अभी देखें कुछ लोग ऐसे हैं जिनका, देखें जो कई लोग ऐसे हैं जिनको जो डिज़र्विंग हैं, जिनके बारे में गौर हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोगों के अपने पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं। अब किसके होते हैं मैं नाम नहीं लूँगा, लोगों के अपने पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को, और जिनकी ओपिनियन मैटर करती है उन लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, वो इंटरेस्ट जो है हो सकता है कि एक अच्छे बंदे के इंतखाब में रुकावट बने। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो नाम मोहसिन बेग साहब, मियां आमिर साहब का इधर उधर के नाम चल रहे हैं, इनमें से कोई नाम नहीं है। अभी तो कुछ कई दोस्त बता रहे थे कि फैसल वाडा साहब को जो है वो केयर टेकर जो है वज़ीर आला सिंध लगाया जा रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। फैसल वाडा साहब को मेरे ख्याल से, मैं तो इलेक्शन लड़ता हुआ देख रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि फैसल वाडा साहब जो है वो केयर टेकर वज़ीर सिंध आएंगे। तो ये बड़ी अफवाहें उड़ी हुई हैं। मोहसिन बेग साहब ने तो खुद जिरगा प्रोग्राम में आगे सलीम साफ़ी साहब के साथ जो है वो तरदीद कर दी। इस तरह और भी बहुत से लोग हैं जिनके नाम लिए जा रहे हैं, इनमें से कोई बंदा भी नहीं है। इनमें से कोई बंदा नहीं है। और फैसल वाडा की भी हसन अयूब साहब ने तरदीद कर दी, ज़ाहिर बात है मजिद फैसल नसीर के दोस्त मियाँ फैसल वाडा साहब। अच्छा हसन, ये बताइएगा कि क्या ये जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर आपने कहा कि इन नामों में से तो नहीं है, तो क्या कोई आ रहा है, इकोनॉमिस्ट आ रहा है, क्या आ रहा है? एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है, ओके, जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन पर बड़ी गिरफ्त होगी। जो निगरान वज़ीर आला जिस तरह के आपके है ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ पंजाब के मोहसिन नकवी साहब, ही इज़ अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। उनके पास जो लोगों को इसके ज़रिए टीम इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनकी जो डिलीवरी है, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, इतना इफ़ेक्टिव, इतना मौसर वज़ीर आला निगरान केयर टेकर कोई भी नहीं आया। नजम सेठी साहब भी, अगर कंपेयर किया जाए दोनों को दरमियान में, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गो के नजम सेठी साहब जो है वो बड़े एक सीजन जर्नलिस्ट हैं, बड़े सीनियर हैं, तजर्बाकार हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर पूछें तो नजम सेठी साहब से 100 टाइम्स बेटर वजारत आला जो है वो चला रहे हैं मोहसिन नकवी साहब। वो हॉस्पिटल्स को, हेल्थ को, एजुकेशन को, इन तमाम चीज़ों को, जो फंडामेंटल चीज़ें हैं लोगों की। लाहौर में निकासी का मसला बारिशों में उन्होंने बड़ा बेहतर टैकल किया, फिर वो ओवरहेड ब्रिजेस उन्होंने चंद कंप्लीट किया अपने दौर में बड़े क्विकली। यार वो काम भी करता है, ही इज़ अ डूअर, ही इज़ अ डूअर। तो जो प्राइम मिनिस्टर आएंगे निगरान, वो भी डूअर होंगे। वैसे वो राजा रियाज साहब ने और जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने आपस में मुशावरत करनी है, तो वो मुशावरत जो है ना, उसमें इख्तलाफ का तो कोई गुंजाइश होगी नहीं। तो जिस दिन नाम आ जाएंगे, उन नामों में से आपको समझ आ जाएगी कौन से नाम है। और अब मैं क्या कह सकता हूँ कि उन्होंने क्या तय किया है कि जी वो नाम फ्लोट राजा साहब करेंगे या वो नाम फ्लोट प्राइम मिनिस्टर करेंगे, लेकिन वो आपस में पहले इत्तफाक राय होगा और फिर नाम आएंगे। ये मुशावरत खाली खानापुरी है। जो नाम जो प्राइम मिनिस्टर बात है, राजा रियाज ने पीएमएलएन की टिकट भी तो लेनी है फैसलाबाद से अगली दफा। तो नहीं, टिकट नहीं ले रहे वो। अच्छा, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से ले रहे हैं? नहीं, वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, जो भी करेंगे उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे ना। अच्छा, वो टिकट नहीं होगा उनका, वो भी इलेक्शन, वो भी मैच फिक्सिंग ही हो जाएगी ना। वो इसी तरह का काम होगा। अच्छा, वो एक नवाब शेर वसीर साहब हैं वहाँ पर ना, फैसलाबाद वाली साइड में ही। यार उस बंदे के बारे में जितने पोल्स आए हैं, वो बेचारा सबसे ज़्यादा जो है ना वो कमज़ोर है। अब उसके खिलाफ अगर तलाल चौधरी को टिकट नहीं देंगे तो ये बड़ी ज़्यादती होगी। भाई इस किस्म के जो लोटे हैं ना, अब लोटों से आप अपनी जान छुड़ाएं। मुस्लिम लीग नून को चाहिए, ये लोटे इमरान खान के नहीं हुए, इन लोटों ने आपका क्या होना है, तो बचे इनसे। मैं इनसे एग्री करता हूँ। तलाल ने पार्टी के लिए मुश्किल वक्त काटा है, नाअहली काटी, ठीक है, और पार्टी के लिए लड़ने की वजह से उनको नाअहल किया गया था। तो वो इस वक्त, और फिर उसके बावजूद वो सियासत में भी रहे, वो मुल्क से बाहर नहीं गए, यहीं पर सब कुछ को उन्होंने सामना किया। तो मेरे ख्याल में अगर पीएमएलएन को देखें तो उनको अपने डिज़र्विंग कैंडिडेट को देना चाहिए, ना कि किसी ऐसे बंदे को जो सो कॉल्ड इलेक्टेबल हो और 4-6 महीने या चंद साल पहले पार्टी में दाखिल हुआ। कितनी सीट, कितनी मरतबा, कितनी पार्टी चेंज कर चुका है यार वो बंदा। वो 4-5 सीटें, जो 4-5 पार्टियां बदला चुका है। तो ऐसा बंदा जो कि हर वक्त के साथ जो है एक पार्टी से, जब दूसरे के पास इक़्तिदार आ रहा हो तो उसमें शामिल हो रहा हो, ऐसे बंदे को रखने की ज़रूरत क्या है आपको? तो ये वो आपने दे दिए ना बाई इलेक्शन में, फिर आपको खमियाजा भी भुगत लिया था, बुरी तरीके से हारे थे पंजाब में आप इलेक्शंस मुस्लिम लीग नून वाले। तो अब अपने जेन्युइन जो आपकी पार्टी के वर्कर है, चाहे वो जीते चाहे वो हारे, उसको इज्जत दें, वोट को इज्जत दें। बिल्कुल।
लेकिन वैसे वो कैप्टन सफदर साहब कह चुके हैं कुछ अर्सा पहले कि नून लीग ने जब जनरल कमर बाजवा के एक्सटेंशन को वोट दिया था तो उस दिन वोट को इज्जत का नारा दफन कर दिया था। हम बहरहाल आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।